ओके। तो चलो अब हम मोनोसेकेराइड्स के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। देखते हैं मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ये कौन सा बनाते हैं, और इसके साथ साथ इसमें जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है या आइसोमेरिज्म मोनोसेकेराइड्स में कौन सा है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया कि इसके 3 ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स, दूसरे को हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स, और तीसरे को हम नाम देते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ये आप लोगों ने 3 डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो डिस्कस किए थे। इसके हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस किए थे। अभी हम ऐसा करते हैं कि मोनोसेकेराइड पे अलग डिस्कशन करते हैं, ओलिगोसेकेराइड का लेक्चर अलग होगा और पॉलीसेकेराइड का लेक्चर जो है वो अलग होगा। सो मोनोसेकेराइड के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला हमने इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है, चूँकि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं कि 3 to 7 कार्बन एटम्स होंगे, स्वीट टेस्ट है इसका, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोलिसिस इसका नहीं हो सकता, वो पिछले लेक्चर को आप लोग देख लें। मोनोसेकेराइड्स को आप लोगों को पता होना चाहिए, हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर हम उसको डिवाइड करते हैं, सो आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। बहुत आसान है असल में फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर, इस वजह से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, और या आप लोगों ने पढ़ा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो चूँकि एल्डिहाइड और कीटोन में इसमें से कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, सो इस बुनियाद पर हमने कार्बोहाइड्रेट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं एल्डोज़ और दूसरे को हम बोलते हैं कीटोज़। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वो एल्डोज़ होगा, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसे मोनोसेकेराइड्स को हम कीटोज़ बोलेंगे। जो कीटोज़ का एग्ज़ाम्पल है और एल्डोज़ का एग्ज़ाम्पल है वो हमने डिस्कस करना है। एल्डोज़ का एग्ज़ाम्पल है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ का फार्मूला है C6H12O6, और आप लोग अभी जाके जब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है और इस फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जो कीटोज़ का एग्ज़ाम्पल है वो है फ्रुक्टोज़। इसका भी फार्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद होगा। सो ये क्या है, दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। सो बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, दीज मोनोसेकेराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू एल्डोज़ और कीटोज़। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने होंगे। तो अगर आप लोग पिछला जो लेक्चर देख ले उसमें पढ़ा था आप लोगों ने कि मोनोसेकेराइड में 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं, तो वही 3 to 7 कार्बन एटम्स वाली स्टोरी हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। सो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर जो पहला ग्रुप है उसको हम बोलते हैं ट्रायोज़। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सिंपलेस्ट शुगर होता है, क्योंकि आप लोग देख लेना इसमें 3 कार्बन होते हैं, और मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 to 7 कार्बन होंगे, तो कोई भी मोनोसेकेराइड लेस देन 3 कार्बन से नहीं बना हो सकता। इसका मतलब होगा कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप लोग बोलेंगे 3 कार्बन से कम नहीं हो सकता। तो मैंने तभी ट्रायोज़ को क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है कि ये सिंपलेस्ट होता है, और इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इसके बाद है टेट्रोज़। टेट्रोज़ के बारे में आप लोग बोलेंगे कि इसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। टेट्रा का मतलब 4 होता है, और MCQs के लिए आप लोग रट्टा लगाएंगे कि ये रेयर कार्बोहाइड्रेट होता है नेचर में, ये बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में बनता है। आप समझे कि ये हमें कम मिलता है, आसानी से हमारा इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पेंटोज़। पेंटा का मतलब होता है 5, तो इसमें 5 कार्बन होंगे, और पेंटोज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी मैं जब एग्ज़ाम्पल्स आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा तो पेंटोज़ के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद हेक्सोज़ है। हेक्सोज़ में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन कंपाउंड है ये।
ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये क्या है, कॉमन है। यहाँ वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी कि ग्लूकोज भी हेक्सोज है और फ्रुक्टोज भी क्या है, हेक्सोज है, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी क्या मौजूद होते हैं, 6 कार्बन्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद है हेप्टोज़। हेप्टोज़ के बारे में हमने कोई आगे वैसे कोई डिस्कशन नहीं करनी, बस ये लफ्ज़ सिर्फ़ और सिर्फ हमने पढ़ना है कि इसमें क्या है, 7 कार्बन मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये वो वाला डेफिनेशन है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था 3 to 7 कार्बन हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। अच्छा, अब आप लोग देखें ना कि बार बार मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मोनोसेकेराइड में या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो कभी कभार कोई ट्रायोज होगा, मतलब 3 कार्बन होंगे और उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। कभी कभार कोई ट्रायोज होगा, उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। उसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसरल्डिहाइड अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, आप बोलेंगे कि ये 3 कार्बन सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आप लोग देखें एल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये एल्डोज बन गया। लेकिन अगर आप लोग डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को देख ले तो ये भी 3 कार्बन सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कीटोन होता है, तो इसको मैं कीटोज नाम दे देता हूँ। इसी तरह टेट्रोज के भी 2 एग्जाम्पल्स है। एरेथ्रोज जो है वो एल्डोज है, मतलब उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 4 कार्बन कंपाउंड है। और एरेथ्रोलोज आप लोग याद रखेंगे 4 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। इसी तरह मैं डीऑक्सीराइबोज के बारे में ज़िक्र कर लेता हूँ कि डीऑक्सीराइबोज जो है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है। और राइबोज भी आप लोग याद रखेंगे 5 कार्बन कंपाउंड है, इसमें भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आरएनए में पाया जाता है। लेकिन राइबोलोज की जब आप बात करते हैं तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये क्या है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जिस तरह आप लोग राइबोज और राइबोलोज ज़्यादा पढ़ चुके हैं, डीएनए और आरएनए में होते हैं, तो तभी मैं बोल रहा हूँ ये कॉमन होते हैं। अच्छा, हेक्सोज को अगर देखा जाए तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसी के साथ साथ फ्रुक्टोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और ये भी कॉमन है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज सबको पता है कि कॉमन है। हेप्टोज के बस 2 एग्जाम्पल है, ग्लूकोहेप्टोज और एक को हम बोलते हैं सीडोहेप्टोलोज। 7 कार्बन कंपाउंड है और इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। इस वाले टेबल से पेपर में अगर इनकेस कोई क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उन क्वेश्चंस पे आप लोग जो है वो उन पॉइंट्स पे आप लोग रट्टा लगा ले। एक तो ये बात याद रखिए कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बन होता है और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स जो है वो है ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। रेयरेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है वो टेट्रोज है और मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट आप लोग याद रखेंगे पेंटोज और हेक्सोजेस होते हैं। ठीक है, और बाकी तो खैर आसान है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है और राइबोज आरएनए में पाया जाता है। ये इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। बाकी इस टेबल से कुछ ख़ास नहीं आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन के बाद हम डिस्कशन करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जो है वो स्ट्रक्चर क्या बना रहे होते हैं। याद रखना है आप लोगों ने कि मोनोसेकेराइड्स 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है। एक को हम बोलते हैं ओपन चेन, स्ट्रेट चेन। आप अभी डायग्राम ड्रा करेंगे, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चेन होगा। और दूसरा होता है रिंग फॉर्म, या आप डिस्कस करेंगे साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। 2 तरह के स्ट्रक्चर ये मोनोसेकेराइड्स बना रहे होते हैं। जो ओपन या स्ट्रेट चेन होता है, आप बोलेंगे कि ये तब होता है जब भी मोनोसेकेराइड क्रिस्टल्स के फॉर्म में हो या ड्राई फॉर्म में हो। मोनोसेकेराइड्स जब भी ड्राई फॉर्म में होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, या आप समझे कि क्रिस्टल फॉर्म में हो तो स्ट्रेट ओपन चेन बनाते हैं। लेकिन जब आप इसको एक्वस मीडियम में ऐड करते हैं, इसका मतलब कि किसी सॉल्वेंट में या स्पेशली वाटर में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर जाके वो क्या बनाना शुरू कर देता है, वो साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर जो है बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, सो ये क्या है, ये आप लोगों को सबसे पहला जो आइडिया है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप लोग नोट करेंगे अपने पास कि जितने भी मोनोसेकेराइड रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के।
कुछ मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूरानोज, और कुछ मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं पायरानोज। असल में दो मालिक्यूल्स है फ्यूरन और पायरन, ये उसके साथ रिजेंबल करते हैं, तो हमने इसके साथ OSE जो है वो ऐड कर दिया। OSE नॉर्मली वैसे भी हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं। सो फ्यूरानोज और पायरानोज अगर आपसे कोई पूछता है क्या है, तो आप बोलिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि मोनोसेकेराइड्स बनाते हैं और एक्वस मीडियम में होते हैं। जो फ्यूरानोज होता है ये आप लोग बोलेंगे कि पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसके 5 कॉर्नर्स होंगे। क्या मौजूद होंगे? 5 कॉर्नर्स होंगे। ये देख ले, ये इसका एक कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर है, तीसरा कॉर्नर है, फोर्थ कॉर्नर है और फिफ्थ। एक कॉर्नर पे आप लोग याद रखेंगे हमेशा ऑक्सीजन मौजूद होगा। ये आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ठीक है। और फ़र्ज़ियात क्या है कि ऑक्सीजन कहाँ अटैच्ड होगा, तो आप लोग बोलेंगे वैसे बुक के मुताबिक कार्बन नंबर 1 और यहाँ पर 5 के बीच में मौजूद होगा। सो फ्यूरानोज का पता है डेफिनेशन क्या है? हम बोलेंगे कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में अगर ऑक्सीजन बॉन्डेड होते इसको हम फ्यूरानोज बोलते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग थोड़ा सा चेंज कर दे, कार्बन नंबर 2 इस केस में कर दे। ये वाला जो केस है इसमें कार्बन नंबर 2 करना पड़ेगा। मैं खैर बाद में बताऊंगा, ये असल में एनोमेरिक कार्बन होता है, 1 नहीं होता। और इसी के साथ साथ आप लोग दूसरा रट्टा लगाएंगे कि ये स्ट्रक्चर कौन बनाता है? जितने भी पेंटोज़ होते हैं, जितने भी पेंटोज़ का मतलब क्या होता है? कीटो पेंटोज़ हो, कीटो पेंटोज़ और एल्डो पेंटोज़ हो। कीटो पेंटोज़ का मतलब होगा जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो और 5 कार्बन हो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो और 5 कार्बन हो। और कीटो हेक्सोज़, कीटो हेक्सोज़ का मतलब होता है कि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और इसी के साथ साथ हेक्सोज़ हो, मतलब 6 कार्बन हो। सीधी बात ये है, ये फ्रुक्टोज़ की बात कर रहे हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? फ्यूरानो स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये अपने पास नोट कर ले और इस पर रट्टा जो है वो लगा ले। जो पायरानोज होता है आप लोग बोलेंगे कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। आप समझे कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये देख ले, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें मौजूद होते हैं। और फ़र्ज़ बात आप लोगों के डेफिनेशन के लिए क्या है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में आप याद रखेंगे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में आप बोलेंगे कि क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन मौजूद होता है। 1 और 5 के बीच में क्या मौजूद होता है? ऑक्सीजन होता है। सो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये किसके हवाले से है? ये पायरानोज के हवाले से है। ये 1 और 5 में आप लोग कंफ्यूज होंगे, अगर हो रहे हैं तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बता दें, मैं फिर समझा दूंगा। ये असल में यहाँ पर मैं भी कि 1 और 4 लिखा हो, यहाँ 1 और 5 हो। ये 2 और 5 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए? ये 1 और 5 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सिंपल कर दिया है, कोई मसला नहीं है, सही है वैसे आप लोगों के लेवल के लिए। अच्छा, जो पायरानोज का एग्जाम्पल है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये सिर्फ़ और सिर्फ एल्डो हेक्सोज़ होता है। एल्डो हेक्सोज़ मीन जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो और 6 कार्बन हो। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ग्लूकोज़ की। ग्लूकोज़ के बारे में डिस्कस किया है कि ये बना सकता है। अच्छा, अब एक फ़र्ज़ बात आप लोग देखें, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि मोनोसेकेराइड में 3 to 7 कार्बन मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ पेंटोज़ और हेक्सोज़ की बात की। मुझे आप लोग ये बताइए कि ऐसे पेंटागोनल स्ट्रक्चर 3 कार्बन कंपाउंड तो नहीं बना सकता ना, तो 3 कार्बन निकाले। 4 कार्बन कंपाउंड भी नहीं बना सकता। सो 3 कार्बन और 4 कार्बन जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तभी मैंने एक नोट लिखा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर सिर्फ़ और सिर्फ कौन बना सकता है? मोनोसेकेराइड्स ऑफ मोर देन 4 कार्बन एटम टेंड्स टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट या 4 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ऐसे पेंटागोनल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। ठीक है, सो इस वजह से आप लोग नोट करेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ जो 4 कार्बन से ज़्यादा हो, 5 6 7, वो क्या कर सकते हैं? इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी समरी है टॉपिक की, वहाँ से एक दफ़ा देख ले। अब हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है और स्ट्रेट चेन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये और ये बनता कैसे है। सो हमने एग्ज़ाम्पल किसका लेना है? हमने एग्ज़ाम्पल एक तो एल्डो हेक्सोज़ का लेना है, इसका मतलब ग्लूकोज़ का।
और दूसरा कीटोहेक्सोस का, इसका मतलब हमने फ्रुक्टोज का राइबोस का, एल्डोपेंटोज का एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल डिस्कस करके हमने देखना है कि साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड या साइक्लिक स्ट्रक्चर इन मोनोसेकेराइड जो है वो कैसे बन रहा होता है, कैसे फॉर्म हो रहा होता है, इसको आप लोग गौर से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमने एग्जाम्पल लेना है किस चीज़ का, राइबोस का। देखते हैं कि राइबोस साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। अच्छा, राइबोस के बारे में सपोज़ करते हैं कुछ भी आपको नहीं आता, बस एक बात याद रखें कि ये क्या होता है, ये एल्डोपेंटोज होता है। जब आप बोलते हैं ना कि ये एल्डोपेंटोज होता है तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और इसमें 5 कार्बन होंगे। तो बात इसका स्ट्रक्चर तो आप लोग 1 मिनट में ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पे आता है। अभी मैं ड्रा करता हूँ। ये जो एल्डोपेंटोज राइबोज है, इसका फार्मूला है C5H10O5। इसको इग्नोर कर दे, कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये याद रखिए कि राइबोस क्या है, ये एल्डोपेंटोज होता है। अच्छा, मैं इधर आप लोग के सामने देख ले राइबोस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेता हूँ, जो स्ट्रेट चेन है। ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। 1 मिनट में ड्रा कर सकते हैं, ज़र्रा बराबर भी टेंशन ना ले कि पता नहीं किधर से शुरू करना है। 1 मिनट के लिए इधर देखना है आपने। राइबोस का स्ट्रक्चर अगर ड्रा करना है, देखो क्या लिखा है, एल्डोपेंटोज लिखा है ना, 5 कार्बन है। तो आप ऐसे कर लो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 कार्बन आपने बनाए हैं। फिर आप बोल रहे हैं एल्डोपेंटोज है। मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 1 पे आएगा। तो ये देख ले, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बन नंबर 1। और इधर भी ऐड कर दे हाइड्रोक्सिल, इधर भी ऐड कर दे हाइड्रोक्सिल, इधर भी ऐड कर दे हाइड्रोक्सिल, इधर भी ऐड कर दे हाइड्रोक्सिल। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। तो ये हो गया ऐसे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं, आप लोग हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये बन गया आपके पास राइबोस का स्ट्रेट चेन। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखते हैं ना, जो यहाँ मैंने बनाया है वही स्ट्रक्चर है। ये आप बोलेंगे कि एल्डोपेंटोज है, हाइड्रोजन मैंने मिस कर दिया है, हाइड्रोजन यहाँ बनाए। वैसे हर स्ट्रक्चर में मैंने हाइड्रोजन मिस किया है, वो असल में एक मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, और ये पूरा कौन सा है, ये है राइबोस। तो इसको आप सीधे सीधे बोले ओपन चेन या स्ट्रेट चेन ऑफ राइबोस। राइबोस का ये स्ट्रेट चेन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसी राइबोस को आप वाटर में ऐड कर दें। जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं ना, तो गौर से अब आप लोगों ने सुनना है। ऐसा होता है कि किसी भी मोनोसेकेराइड का जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, ये देख लो, ये सेकंड लास्ट कार्बन है इस केस में। लास्ट कौन सा है, 5th है ना, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है। रट्टा आप लोगों को लगाना पड़ेगा कि किसी भी मोनोसेकेराइड में जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, उसको हम बोलते हैं पेनल्टिमेट कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, पेनल्टिमेट कार्बन। तो जब आप इस राइबोस को उठाते हैं और उसको जब आप एक्वस मीडियम में या वाटर में ऐड करते हैं, तो पता है क्या होता है, ऐसा होता है कि जो आप लोगों को ये पेनल्टिमेट कार्बन का हाइड्रोक्सिल नज़र आ रहा है, ये देख लो, ये हाइड्रोक्सिल, ये यहाँ से ब्रेक होके सीधे चला जाता है और कार्बन नंबर 1 के साथ क्या कर देता है, बॉन्ड बना देता है। अब अगर आप लोग नोट करेंगे तो कार्बन नंबर 1 ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स जो है वो बनाए हैं। किस चीज़ के साथ बनाए हैं, ये देख लो, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, और एक किस चीज़ के साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर ये कार्बन के साथ, ये पूरे चेन के साथ। तो 4 बॉन्ड्स तो उसने बनाए हैं। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, याद रखना है। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पर जाके अपने आप को क्या कर देता है, एकोमोडेट कर देता है, अपने आप को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, सो जब ये वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। सो होगा क्या, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पेनल्टिमेट कार्बन कौन सा होता है, ये सेकंड लास्ट कार्बन। इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है, कार्बन नंबर 1 पे जाके बॉन्ड बना रहा होता है।
और कार्बन नंबर 1 पे बॉन्ड जब बना लेता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। इसी स्ट्रक्चर से आप लोग देख ले साइक्लिक स्ट्रक्चर ये वाला बन जाएगा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये पता है क्या है, ये राइबोस का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, या आप लोग बोले कि ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाएंगे, ये देखिए, आप पेंटागोनल स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना। पेंटागोनल स्ट्रक्चर ये है इसका कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4 और ये है कार्बन नंबर 5। ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 5 को आप लोग देख ले, CH2 और OH। तो मैंने क्या लिखा, CH2 और OH। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ पर राइट साइड पे है वो इधर नीचे आप लोग ड्रा कर दे, और जो चीज़ें लेफ़्ट साइड पे है वो ऊपर ड्रा कर दे। तो ये देख ले, कार्बन नंबर 1 तो खैर वो तो बॉन्ड बना लेता है उसके साथ, ये कार्बन नंबर 4 के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। सो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे भी अटैच हो सकता है और लेफ़्ट साइड पे भी। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला जो मैंने बनाया है ना, ये इधर भी आ सकता है और ये उधर भी आ सकता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों में आ सकता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ नीचे, कार्बन नंबर 2 पे नीचे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही नहीं, ये तो वहाँ चला गया। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बन गया है, ये क्या है, ये रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज है, रिंग फॉर्म में मैंने बनाया है। तो ये अलग बनता है और ये क्या होता है, ये अलग बनता है। इसको हम बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। इसी स्ट्रक्चर को, इसी कंसेप्ट को मैंने आप लोगों को अभी समझाना है। कहाँ पर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने लेना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्टडी कर लेते हैं। जब आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करना हो ना, तो 1 मिनट में समझ आ जाएगी। आप लोग आंखें बंद कर दे। ग्लूकोज के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये क्या चीज़ है, ये एल्डोहेक्सोज है। अच्छा, जब आप लोग बोलते हैं कि ये एल्डोहेक्सोज है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और 6 कार्बन इसमें होंगे। तो देखना, ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। मैंने एक स्ट्रेट चेन बना दिया ना। अब मैं ऐसा करता हूँ कि कार्बन नंबर 1 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में, जो मैं बता रहा था ना कि इधर हाइड्रोजन मैंने मिस कर दिया है, तो ये हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। आप लोग ऐसा करें ना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ़्ट साइड पे बनाए। ये देख ले, कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल मैंने इधर बना दिया, और बाकियों पे हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल राइट पे, हाइड्रोक्सिल राइट पे, हाइड्रोक्सिल राइट पे। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर आप लोग कार्बन की जो है वो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर है, बाकी सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर है, राइट साइड पे मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, ये तो स्ट्रेट चेन है। तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें ऐसा होता है कि सेकंड लास्ट कार्बन जो है, मुझे बताओ आप लोग सेकंड लास्ट कार्बन इस केस में कौन सा है। सेकंड लास्ट कार्बन आप लोग डिस्कस करेंगे, कार्बन नंबर 5 है। पिछले स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 4 था, लेकिन यहाँ पर चूंकि 6 कार्बन है, तो सेकंड लास्ट कार्बन जिसको आप लोग पेनल्टिमेट कार्बन बोलते हैं, वो कौन सा है, वो कार्बन नंबर 5 है। ऐसा होता है कि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 5 है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर बॉन्ड ब्रेक कर देता है, और बॉन्ड ब्रेक के होके सीधे वो कार्बन नंबर 1 के साथ चला जाता है। अब जब वो कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और ये वाला ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, अटैच हो जाएगा। तो इसकी वजह से पता ही क्या होगा, इसकी वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है ना, ये आप लोग देख ले पायरानोज है। पायरानोज मीन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें मैं नाम दे देता हूँ, ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5 और ये है यहाँ पर कार्बन नंबर 6। अब एक बात गौर से आप लोगों ने सुननी है, क्योंकि मैंने एक और कंसेप्ट इसके साथ ऐड करना है। आप लोग देखें ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो चला गया है, ये कभी कभार यहाँ पर राइट साइड पे अटैच होता है, और कभी कभार ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे अटैच होता है। तो अगर इनकेस ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप उधर कार्बन नंबर 1 के पास जाए और राइट साइड पे अटैच हो जाए इधर, तो इस डायग्राम में हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे ड्रा करना पड़ेगा।
तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पे नीचे हो तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पेनल्टिमेट कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के पास चला गया, कभी राइट साइड पे अटैच होगा और कभी लेफ़्ट साइड पे अटैच हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर राइट साइड पे अटैच होना तो फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको कार्बन नंबर 1 पे नीचे ड्रा करना पड़ेगा। तो ये देख लो नीचे ड्रा हो गया। अगर कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हो तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा ग्लूकोज। लेकिन अगर क्या हो, अगर ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे अटैच हो जाए तो फिर क्या बनाना पड़ेगा? हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। तो अगर इनके हिसाब से डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज, तो आप बोलेंगे कि अगर कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हो तो ये अल्फ़ा ग्लूकोज होगा, और कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ हो तो ये क्या होगा? ये बीटा ग्लूकोज होगा। ये क्या होगा? बीटा ग्लूकोज होगा। ये इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। मेरे ख़्याल में कि इसकी कोई ख़ास समझ आप लोगों को नहीं आई होगी, क्योंकि असल में यहाँ पर मैं इसमें एनिमेशन पूरे ऐड नहीं कर सकता, तो बोर्ड जो है वो गंदा हो जाता है और ख़ुद मैं ड्रा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जितना क्लियर हो। लेकिन अगर इनकेस समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, तो मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा। टेंशन उसकी नाले मुझे आता है। सो ये है अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज वाले कंसेप्ट मैंने आप लोगों को देना था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म इन मोनोसेकेराइड्स क्या होता है, ये कैसे स्ट्रक्चर बना रहा होता है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, एनोमर्स और इसके साथ साथ एनेंशियोमर्स कौन से होते हैं, और एनेंशियोमर्स के एग्जांपल्स, एनोमर्स के एग्जांपल्स कौन से हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स कौन से हैं, एपिमर्स कौन से हैं, और बाकी आप लोग फिर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट में देख ले, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऑनलाइन क्लासेस मेरी लेनी है तो उसके हवाले से भी कांटेक्ट कर ले। नेक्स्ट वीडियो देख ले आप लोग। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।